हेलो, गुड इवनिंग, शुभ संध्या, राधे राधे। सभी का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम करता हूं आपके अपने परिवार प्रगति पथ में। तो कैसे हैं सभी? आई होप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो हम आप सभी के बीच लेकर के आ चुके हैं टॉप 50 जीके जीएस का प्रश्न, टॉप 50 जीके जीएस। और इस शानदार सीरीज में सभी का मोस्ट वेलकम करता हूं। तो आज हम लोग का जो सेट है वो PYQ है, बिहार दरोगा का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर के आप सभी के बीच आ चुके हैं और टेस्ट पेपर आप सभी को मिल चुका होगा। आप लोग टेस्ट लगा लिए होंगे। अब बारी है डिस्कशन की, तो हो जाइए तैयार। अब बारी है डिस्कशन की। जितने भी साथी क्लास को देख रहे हैं, एक बार क्लास को सभी लोग शेयर कर देंगे। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। बिहार दरोगा सीरीज में सभी का मोस्ट वेलकम करता हूं। तो चलते हैं हम लोग अब सेशन की ओर, क्लास की ओर, क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आपके टीवी स्क्रीन पर लग चुका है मेरे भाई, और इसका आंसर आप सभी को लगाना है। एक नंबर प्रश्न कह रहा है, राज्य विधानसभा की अधिकतम संख्या निर्धारित है। राज्य में विधानसभा की अधिकतम सीट कितनी होनी चाहिए? तो राज्य में विधानसभा की बात करें तो विधानसभा का अधिकतम सीट की संख्या कितनी होनी चाहिए? अधिकतम सीट, तो कहेंगे अधिकतम सीटों की संख्या कितना होना चाहिए? तो अधिकतम 500 सीट होना चाहिए। और न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम सीटों की संख्या 60 होना चाहिए। ठीक है, 60 होना चाहिए। वहीं आपसे पूछा जाए बिहार में, अभी आपको पता है बिहार में बिहार विधानसभा चुनाव है और 243 सीटों पर बिहार विधानसभा चुनाव होता है। अगर हम लोग बात करें हमारे देश के सबसे ज्यादा विधानसभा वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। यहाँ 403 संख्या पे 403 सीटों पर चुनाव होता है। वहीं हम लोग बात करें तो अधिकतम सीट कितना होना चाहिए? 500। न्यूनतम कितना होना चाहिए? 60। लेकिन कुछ स्टेट जो है वो अपवाद में है, जैसे सिक्किम में मैक्सिमम सीट जो है, सिक्किम में टोटल सीटों की संख्या 32 है। अगर हम लोग बात करें गोवा की, गोवा में कितना है? 40 है। मिजोरम की बात करें मिजोरम में, तो मिजोरम में कितना है? 40 है। ये तीन स्टेट को याद रखेंगे, ये अपवाद है, 60 से भी कम है यहाँ सिक्किम में, गोवा में और मिजोरम में। वहीं सबसे ज्यादा विधानसभा वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, यहाँ 403 सीट, और बिहार में 243 सीटों पर बिहार विधानसभा चुनाव होता है। तो हमारा आंसर 4 नंबर निकल करके आ चुका है। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके टीवी स्क्रीन पर लग चुका है। कह रहा है, केंद्रीय मंत्री परिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का जो मंत्री परिषद होंगे वो किसके प्रति उत्तरदायी होंगे? तो मंत्री परिषद अगर सामूहिक रूप से कहेगा तो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। लेकिन वही कहे सामूहिक रूप से न करके अगर कहा जाएगा व्यक्तिगत, तो व्यक्तिगत किसके? तो व्यक्तिगत रूप से पूछा जाता तो कहते हैं व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति? तो वो राष्ट्रपति के प्रति जवाबदेह होते हैं, राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं व्यक्तिगत रूप से। लेकिन पूरा समूह जो होगा वो पूरी सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जिम्मेवार होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है और इसकी चर्चा संविधान के आर्टिकल 81 में किया गया है, अनुच्छेद 81 में है। ठीक है, तो किसके प्रति हो जाएगा? सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति, जो ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। आज थोड़ा सा क्लास को हम लोग को तेजी में लेकर के निकलना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप लोग टेस्ट लगा ही चुके होंगे, तो थोड़ा सा फास्ट क्लास को हम खींच देते हैं, क्योंकि कुछ और हमें काम भी है। का से पदक किसका बना होता है? यानी कांस्य पदक की बात कर रहा है। ब्रॉन्ज मेडल जो है वो किसका बना होता है? ब्रॉन्ज मेडल जो है कॉपर और टीन का, कॉपर और जस्ता का, कॉपर और क्या दिया हुआ है? सिलिकॉन का। तो देखिए कॉपर और जस्ता की बात करें तो पित्तल जो होता है ये कॉपर और जस्ता का बना होता है। पित्तल जो होता है
कॉपर और जस्ता का बना होता है। इसी कॉपर जस्ता में निकेल मिला देते हैं तो हमारा जर्मन सिल्वर कहलाता है। क्या कहते हैं उसको? जर्मन सिल्वर कहते हैं। और कांस्य जो होता है वो आपको कॉपर और टीन का बना होता है। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न कह रहा है 4 नंबर, कच्चा माल रॉ मटेरियल सम्मिलित किया जाता है। कच्चा माल किसमें सम्मिलित किया जाएगा? तो कच्चा माल को कार्यशील पूंजी में सम्मिलित किया जाता है। कच्चा माल को कार्यशील पूंजी में सम्मिलित किया जाता है। याद रखेंगे, कच्चा माल को कार्यशील पूंजी में सम्मिलित किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। 5 नंबर प्रश्न आपके टीवी स्क्रीन पर लग चुका है। 5 नंबर प्रश्न कह रहा है, राष्ट्रीय आपातकाल नेशनल इमरजेंसी के दौरान अनुच्छेद 19 के किस अनुच्छेद के तहत निलंबित किया जाता है? जब हमारे देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, आर्टिकल 352 का प्रयोग किया जाता है तो हमारा बहुत सारा मौलिक अधिकार खत्म हो जाता है। बस छोड़ करके अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर हमारे सारे मौलिक अधिकार को पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। ये प्रतिबंध जो लगाया जाता है, ये प्रतिबंध किसके द्वारा लगाया जाता है? तो उस समय राष्ट्रपति के द्वारा लगाया जाता है, क्योंकि उसे कुछ समय के लिए निलंबित किया जाता है। लेकिन अगर मूल अधिकार को पूरी तरह से स्थगित करना होगा तो उस पर संसद का मोहर लगेगा। संसद के द्वारा स्थगित किया जाता है और कुछ समय के लिए निलंबन की बात हो तो राष्ट्रपति के द्वारा। जब, और यहाँ पे 352 होगा, जब अनुच्छेद 19 को खत्म किया जाता है, कुछ समय के लिए निलंबित किया जाता है, तो अनुच्छेद 358 का प्रयोग करके अनुच्छेद 19 को निलंबित कर दिया जाता है। निलंबित करने का अधिकार किसके पास है? हमारे मूल अधिकार को निलंबित करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। वहीं स्थगित करने का अधिकार हमारे सांसद के पास है। सांसद नहीं, संसद, ठीक है, संसद। तो किस अनुच्छेद के तहत 358 को लेकर के अनुच्छेद 19 को निलंबित कर दिया जाता है 358 का प्रयोग करके। 360 में क्या है? तो वित्तीय आपातकाल की चर्चा किया गया है। किसकी चर्चा किया गया है? वित्तीय आपातकाल की चर्चा किया गया है। 356 में क्या है? राजकीय आपातकाल है। राजकीय आपातकाल आपको कहाँ मिलेगा? तो अनुच्छेद 356 में मिलेगा। हमारा ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, एक समान वृत्तीय गति में निम्न राशि स्थिर होती है। तो एक समान वृत्तीय गति में निम्न राशि स्थिर होती है। कौन ऐसी राशि है जो स्थिर रहता है? गति, वेग, संवेग और त्वरण। तो जब हम वृत्तीय गति करेंगे, एक सर्कुलर पाथ पे चलेंगे, तो हमारा गति जो है वो स्थिर रहेगा। बाकी सभी के सभी चीज क्या हो जाएंगे? अस्थिर होंगे। बाकी सभी के सभी वेग, संवेग और त्वरण ये अस्थिर हो जाएंगे और हमारा गति स्थिर रहता है। इसको याद रखेंगे, स्थिर रहता है। चलते हैं 7 नंबर प्रश्न की ओर। 7 नंबर प्रश्न जो कहता है, व्यावसायिक बैंक, कॉमर्शियल बैंक का मुख्य कार्य क्या है? कॉमर्शियल बैंक का मुख्य कार्य क्या है? तो कॉमर्शियल बैंक आपको ऋण देने का काम भी करता है और पैसा को जमा भी रखता है। सरकार का बैंकर जो है वो आरबीआई है। बैंकों की समृद्धि ये आरबीआई का काम है, बैंकों पे नियंत्रण रखना। बिलों का भुगतान करने के लिए पेमेंट बैंक होता है। पेमेंट बैंक बिलों की भुगतान करने के लिए पेमेंट बैंक, और जमा स्वीकार करना हो और ऋण देने की बात हो, ये कॉमर्शियल बैंक का काम है। कॉमर्शियल बैंक में आपको एसबीआई, एचडीएफसी ये सब एक कॉमर्शियल बैंक के उदाहरण है। हमारा ऑप्शन हो जाएगा 3 नंबर, हमारा ऑप्शन हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न आपके टीवी स्क्रीन पे लग चुका है। 8 नंबर,
मुख्यमंत्री के कार्य एवं शक्तियां का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? मुख्यमंत्री के कार्य एवं शक्ति, यानी मुख्यमंत्री का पद आपसे पूछा जाए तो मुख्यमंत्री का पद किस अनुच्छेद में है? मुख्यमंत्री का पद जो है वो आपको अनुच्छेद 100, मंत्रिपरिषद 163 और मुख्यमंत्री का पद जो है वो 164 में है। लेकिन मुख्यमंत्री के कार्य एवं शक्ति की बात करें तो वो आपको अनुच्छेद 168 में मिलेगा। किसमें मिलेगा? 168 में। वहीं आपसे प्रधानमंत्री का कार्य पूछा जाए तो कितना हो जाएगा? प्रधानमंत्री का कर्तव्य पूछा जाएगा तो अनुच्छेद 78 में प्रधानमंत्री का कर्तव्य है और प्रधानमंत्री का जो पद है अनुच्छेद 75 में आपको प्रधानमंत्री का पद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा आंसर यहाँ पे 3 नंबर निकल करके आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो राइट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर, प्राचीन मगध राज्य प्रथम राजधानी कौन सा शहर था? तो मगध राज्य की राजधानी कौन सा शहर था? तो मगध राज्य की राजधानी राजगीर, जिसे पुराना नाम गिरिव्रज भी कहा जाता है, गिरिव्रज भी कहते हैं। और राजगीर से पाटलिपुत्रा लाया गया था। पाटलिपुत्रा किसके द्वारा लाया गया था? तो ये उदयन के द्वारा लाया गया था। उदयन शासक जो हर्यक वंश से संबंधित थे, उन्होंने मगध की राजधानी पाटलिपुत्रा लाया। उससे पहले राजगीर या उसी का नाम था गिरिव्रज। क्या नाम था? गिरिव्रज। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अगले प्रश्न की ओर। 10 नंबर प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित तत्वों में सबसे कम विद्युत ऋणात्मकता किसके पास है? इसी में आपसे पूछा जाता सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता किसके पास है, तो सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मकता की बात पूछता। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मकता, तो सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता ये क्लोरीन के पास है। ऋणात्मकता पूछता तो ये हो जाता क्लोरीन के पास। और सबसे कम किसके पास? तो सीजियम के पास। तो सबसे कम हमारा सीजियम और सबसे ज्यादा सर्वाधिक कौन हो जाएगा? क्लोरीन हो जाएगा। क्लोरीन हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है 11 नंबर, पश्चिमी घाट पर्वत में प्रचलित कुद्रेमुख क्या है? तो पश्चिमी घाट पर्वत में जो प्रचलित कुद्रेमुख है, ये कुद्रेमुख जो है ये पर्वत शिखर है। ये पश्चिमी घाट का 25वां सबसे ऊंचा चोटी है। 25वां सबसे ऊंचा चोटी है, जिसका सर्वाधिक विकास आपको कर्नाटका राज्य में है। कर्नाटका राज्य में है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी जो है वो अनाईमुदी है। अनाईमुदी है। और इसका 25वां सबसे ऊंचा चोटी जो है वो कुद्रेमुख है। ये कुद्रेमुख का अर्थ होता है घोड़ा का मुंह। ठीक है, कुद्रेमुख का अर्थ क्या होता है? घोड़े के चेहरा वाला। ठीक है, घोड़े के चेहरा वाला ये। और यहाँ ये किस राज्य में है? कुद्रेमुख जो है कर्नाटका राज्य में है। और कर्नाटका राज्य में ये पर्वत शिखर है, 25वां सबसे ऊंचा पर्वत है और कर्नाटका की सबसे ऊंची चोटी है। कर्नाटका की सबसे ऊंची चोटी है कौन? तो कुद्रेमुख। ठीक है, कुद्रेमुख इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 12 नंबर प्रश्न, 12 नंबर प्रश्न आपके टीवी स्क्रीन पर लग चुका है। इसका आंसर आपको देना है। कह रहा है मंगल पांडे किस पैदल सेना नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित थे? तो मंगल पांडे ये 34वीं इन्फेंट्री के जवान थे। 34वीं इन्फेंट्री के जवान थे। ऑप्शन नंबर बी जो है ये सही हो जाएंगे। इनका घर कहाँ था? तो बरेली यूपी से संबंधित थे। इनका घर बरेली यूपी में था। और ये 34वीं इन्फेंट्री बैरकपुर छावनी। ठीक है, बैरकपुर ये कहाँ पड़ता है? तो ये आपको वेस्ट बंगाल में पड़ता है। वहां के पैदल सेना में शामिल थे और इन्होंने जनरल बाग एवं
ट्यूशन को गोली मार दिया, जिसके बाद इन्हें 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दिया गया। किसे? तो मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दिया गया था। 34वीं इन्फेंट्री के पैदल सेना में ये शामिल थे। बैरकपुर छावनी के जवान थे, लेकिन इसका घर बरेली था। इसका घर कहाँ था? बरेली यूपी में था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है, चैतन्य, रामानुजन, तुलसीदास और नामदेव, इसमें सबसे काल क्रम अनुसार सजाना है। ठीक है, तो जो तुलसीदास थे ये सबसे अंतिम थे। तुलसीदास सबसे अंतिम थे क्योंकि तुलसीदास ये अकबर के समकालीन थे। ठीक है, इसका टाइम पीरियड अभी हम परफेक्ट रूप से नहीं बता पाएंगे। अकबर के समकालीन थे। तो सबसे अंतिम कौन थे? तो सबसे अंतिम आपको तुलसीदास थे। तो 3 नंबर ये भी है, 3 नंबर ये भी है। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले नंबर पे ये चैतन्य महाप्रभु आएंगे। ठीक है, उसके बाद कौन आएंगे? उसके बाद आपको नामदेव। इसको याद रखेंगे, सबसे पहले चैतन्य महाप्रभु, उसके बाद आपको नामदेव जो महाराष्ट्र के संत थे, उसके बाद रामानुजाचार्य जिन्होंने विशिष्टाद्वैतवाद दिया था, रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद, और सबसे अंत में तुलसीदास जिन्होंने रामचरितमानस की स्थापना किया था। ये आपका पीरियड हो जाएगा। ये आपका सही रूप से सजाया गया है, कालनुक्रम सजाया गया है। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? सॉरी, 2 नंबर में रामानुजाचार्य होगा। ठीक है, 2 नंबर में आपको रामानुजाचार्य होना चाहिए पहले। ठीक है, रामानुजाचार्य सबसे पहले होना चाहिए, रामानुजाचार्य, तब जाकर के हमारा चैतन्य महाप्रभु, फिर नामदेव, फिर क्या हो जाएंगे? तुलसीदास। इस क्रम में सजा लेंगे। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न आपके टीवी स्क्रीन पर लग चुका है। अभिनेत्र लेंस की वक्रता रूपांतरित की जाती है। अब देखिए, अभिनेत्र लेंस जो होता है, हमारा आंख जो होता है, ये ऊपर नीचे होता है। हमारे आंख में वक्रता यानी कहने का अर्थ है फोकस दूरी घटाया बढ़ाया जाएगा। किसके द्वारा? तो ये सिलियरी मांसपेशी के ऊपर नीचे होने से हमारा वक्रता त्रिज्या या फोकस दूरी बढ़ेगा घटेगा। किसके द्वारा? तो सिलियरी मांसपेशी के द्वारा। परितारिता जो होती है वो बाहर, और ये हमारे आंखों का रंग किस पे निर्भर करता है? आंखों का रंग जो होगा ये आइरिस पर निर्भर करता है, आइरिस पर निर्भर करता है। पुतली के द्वारा प्रकाश आंख के अंदर प्रवेश करता है, प्रकाश आंख के अंदर प्रवेश करता है, अंदर प्रवेश करता है। किसके द्वारा? पुतली के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी जो है वो सही हो जाएगा। दृष्टि पटल यानी रेटिना, यहाँ पे प्रतिबिंब का निर्माण होगा। आंखों में प्रतिबिंब का निर्माण रेटिना पे होता है, रेटिना पे होता है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 15 नंबर, सरकार द्वारा लगाई गई रुकावटों एवं प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? तो सरकार के द्वारा जो प्रतिबंध और रुकावट होती है उसको हटाना क्या कहलाएगा? तो लिबरलाइजेशन या उदारीकरण कहलाता है, उदारीकरण कहलाता है। विश्व के साथ जुड़ना वैश्वीकरण कहलाएगा, और प्राइवेट हाथों में सौंपना निजीकरण कहलाएगा। 1991 में एलपीजी नीति आया था। इस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो पीवी नरसिम्हा राव थे। और फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? तो वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जो थे, वो उस समय आपको फाइनेंस मिनिस्टर के पद पे थे। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अगले प्रश्न की ओर। 60 नंबर प्रश्न क्या कहता है देखते हैं। मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को किसके द्वारा जारी किया जाता है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें तो ये आपको संयुक्त राज्य
संयुक्त राष्ट्र विकास यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा जारी किया जाता है और 2025 के अनुसार HDI इंडेक्स में भारत का स्थान 130वां है। ये याद रखेंगे, HDI में भारत का स्थान 130वां है और HDI रिपोर्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा जारी किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अगले प्रश्न की ओर। 17 नंबर प्रश्न, संघीय कार्यपालिका में शामिल नहीं है। संघीय कार्यपालिका में कौन शामिल नहीं होता है? राष्ट्रपति कार्यपालिका के औपचारिक प्रधान होते हैं। प्रधानमंत्री कार्यपालिका के वास्तविक प्रधान होते हैं। भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ये सरकार के प्रतिनिधित्व के रूप में काम करते हैं। तीनों सरकार के प्रतिनिधित्व कार्यपालिका में शामिल होते हैं, लेकिन CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ये भारत के कार्यपालिका में शामिल नहीं होते हैं। इसको न्यूट्रल रहना होता है, क्योंकि ये भारत में विकास की यानी खर्च आय व्यय की बातें को बताता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है। ऑडिटर जनरल होता है, ये न्यूट्रल रहता है, ये दोनों सरकार की बातों को सुनता है, कार्यपालिका में शामिल नहीं होता है। इसकी चर्चा संविधान के अनुच्छेद 148 में है। और बात करें अभी CAG कौन है, तो आपको संजय मूर्ति जो है, संजय मूर्ति जो अभी है वो CAG के पद पर है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी थी? अब बताइए, कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी थी? अगर हम लोग बात करें टोटल महाजनपद की, तो 16 महाजनपद की चर्चा मिलती है भगवती सूत्र और अंगुत्तर निकाय से। कहां से मिलती है? तो भगवती सूत्र। ये भगवती सूत्र जैन धर्म से संबंधित है और अंगुत्तर निकाय जो है, ये अंगुत्तर निकाय जो है ये आपको कहां से संबंधित है? तो ये आपको संबंधित है बौद्ध धर्म से। ठीक है। कुरु की बात करें तो ये हरियाणा में था और इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। कौशल की बात करें तो कौशल श्रावस्ती में, कौशल की राजधानी श्रावस्ती यूपी। काशी का वाराणसी और वत्स का कौशाम्बी। वत्स का राजधानी कहाँ था? कौशाम्बी। वत्स का कौशाम्बी। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। चलेंगे मगध की राजधानी राजगीर, अंग की राजधानी चंपा, वज्जी की राजधानी वैशाली। हरियाणा में राजस्थान में था आपको मत्स्य, उसका विराटनगर। आंध्र प्रदेश में पोटना, आंध्र प्रदेश में असमक जिसकी राजधानी पोटना थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर कह रहा है कांगड़ा लघु चित्रकला किस राज्य में बनाई जाती है? तो कांगड़ा आपको हिमाचल प्रदेश में है। कुल्लू, कांगड़ा, मनाली ये आपको हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। इसका आंसर हिमाचल प्रदेश होगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 20 नंबर प्रश्न आपके टीवी स्क्रीन पर लग चुका है और आपको आंसर भी लगाना है। राष्ट्रपति राज्यसभा में ... सदस्य को मनोनीत करते हैं। राष्ट्रपति राज्यसभा में ... सदस्य को मनोनीत करते हैं। ये आपको आयरलैंड के संविधान से लिया गया है और राष्ट्रपति के पास ये शक्ति है कि वो राज्यसभा में 12 सदस्य को अपने क्षमता से मनोनीत करते हैं और लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन की, जिसे बाद में समाप्त कर दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा 12 सदस्य को मनोनीत करते हैं। राष्ट्रपति 12 सदस्य को मनोनीत करते हैं। ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे चले तो कहता है निम्न में से कौन सा एक प्रोटोजोआ जनित रोग है? तो प्रोटोजोआ जनित रोग की बात करें, इन्फ्लुएंजा जो है ये वायरस से होने वाला रोग है। इन्फ्लुएंजा वायरस से
हैजा जीवाणु से होता है, आंत कालाजार ये आपको प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है, प्रोटोजोआ से, और टाइफाइड ये भी आपको जीवाणु से होने वाला रोग है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कालाजार। कालाजार प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है। 22 नंबर प्रश्न पे चल चुके हैं। निम्नलिखित में से अनअपचयी शर्करा, अनअपचयी शर्करा ये सुक्रोज है, इसको यहीं पे इतना ही याद रखिए। आगे आपका इसका डिटेल डिस्कशन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इसका आंसर हो जाएगा सुक्रोज। अनअपचयी शर्करा जो है वो सुक्रोज हो जाएगा। 24 नंबर, गंगा के निचले मैदान किस फसल के लिए आदर्श परिस्थिति प्रदान करते हैं? तो गंगा के जो निचले मैदान होते हैं उसे कहा जाता है आपको तराई प्रदेश। गंगा के तराई नहीं, नेपाल के निचली हो जाएगा, उसे कहा जाता है खादर। और इस क्षेत्रों में ज्यादातर आपको जूट का फसल देखने को मिलेगा। जूट का फसल आपको गंगा के निचले मैदान में जूट को क्या कहते हैं? तो फाइबर यानी जूट, ठीक है, फाइबर हो जाता है। आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वायुमंडल में ध्वनि तरंगे डॉट डॉट रूप में गति करती है। तो वायुमंडल में जो ध्वनि तरंगे होती है वो केवल अनुदैर्ध्य लॉन्गिट्यूडनल होता है। लॉन्गिट्यूडनल होता है, केवल क्या होगा? लॉन्गिट्यूडनल होगा, केवल अनुदैर्ध्य होता है। ध्वनि तरंगे की गति के लिए आपको माध्यम की जरूरत पड़ती है। ठोस में ध्वनि तरंगे ज्यादा होता है, उसके बाद द्रव में कम और गैस में सबसे कम होगा। ध्वनि तरंगे लॉन्गिट्यूडनल होता है, अनुदैर्ध्य होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 26 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? तो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य जो है वो राजस्थान है, और सबसे छोटा राज्य गोवा है। जनसंख्या में सबसे ज्यादा यूपी है, और जनसंख्या में सबसे कम कौन है? तो जनसंख्या में सबसे कम सिक्किम हो जाएगा। जनसंख्या में सबसे कम सिक्किम हो जाएगा। घनत्व की बात करें तो घनत्व में सबसे ज्यादा बिहार है, और सबसे कम अरुणाचल है। सबसे कम कौन है? अरुणाचल है। वही बात करें साक्षरता में, तो साक्षरता में सबसे आगे आपको केरल मिलेगा, और सबसे कम बिहार है, सबसे कम बिहार है। वहीं बात करें लिंग अनुपात में, सेक्स रेशियो में, तो लिंग अनुपात में सबसे आगे कौन है? तो केरल है, और सबसे कम कौन है? तो हरियाणा है। सबसे कम कौन है? तो हरियाणा है। ऑप्शन हमारा क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 2 जो है गोवा सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा राज्य गोवा है। सबसे वेस्ट भूमि गोवा के पास, राजाओं की धरती राजस्थान। आगे, बैलाडीला खान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बैलाडीला बैल के कुबर के समान ये खान है। बैल के कुबर के समान खान है। ये लौ अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। और कहाँ है? तो उड़ीसा में। बैलाडीला की खान ये आपको उड़ीसा राज्य में है। सोने की खान की बात करें KGF, ये आपको कर्नाटका में है। कोनार गोल्ड फील्ड, चांदी के लिए कौन सा फेमस होगा? तो चांदी जो है वो सबसे ज्यादा राजस्थान में है। और कॉपर के लिए भी खेतरी जो है, तांबा के लिए खेतरी जो है वो राजस्थान का ही फेमस है। खेतरी, और खेतरी के राजा ही जो थे वो स्वामी विवेकानंद को स्वामी की उपाधि दिए थे। तो लौ अयस्क उड़ीसा में, और बैलाडीला की खान जो है वो लौ अयस्क के लिए फेमस है। आगे बात करें अगले प्रश्न की ओर, मुगल और मेवाड़ संधि। मुगल की बात करें तो जहांगीर एवं मेवाड़ के शासक थे राणा प्रताप, ठीक है, राणा प्रताप सिंह। इस दोनों के बीच संधि हुआ था
5 फरवरी 1615 को जहांगीर और राणा प्रताप सिंह के द्वारा 1615 में, जिसे मुगल और मेवाड़ की संधि कहा गया, 5 फरवरी 1615 को उस समय मुगल बादशाह जहांगीर थे और मेवाड़ के जो शासक थे वो राणा प्रताप सिंह थे। महाराणा प्रताप नहीं, राणा प्रताप सिंह थे। आगे 29 नंबर, अलीनगर की संधि किसके बीच हुआ था? तो अलीनगर की संधि की बात करें, अलीनगर की संधि ये आपको 9 फरवरी 1757 को हुआ था। 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि हुआ और ये ब्रिटिश और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। ब्रिटिश और सिराजुद्दौला, और बाद में इसी संधि के बाद आपको प्लासी का युद्ध भी हो गया और प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की मृत्यु हो गई, यानी ब्रिटिश की ओर से कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव थे। और किसके बीच? और आपको और सिराजुद्दौला जो 1757 के प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को की हार हो गई और इनकी हत्या हो गई, और ये हत्या मीर जाफर के उलट फेर के कारण हुआ था। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 हो जाएगा। चलते हैं 30 नंबर प्रश्न की ओर। बलवंत राय मेहता कमेटी संबंधित है। तो बलवंत राय मेहता कमेटी की बात करें तो ये कब आया था? तो 1957 में बलवंत राय मेहता कमेटी आया था। वहीं बात करें अशोक मेहता की, तो अशोक मेहता जो थे ये 1977 में आया। 1977 में ये द्विस्तरीय पंचायती व्यवस्था को दिए थे, द्विस्तरीय। और बलवंत राय मेहता समिति जो थे ये त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बताया था। त्रिस्तरीय, ये पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर 30 जो है इसका 1 जो है ये सही हो जाएगा। मौलिक कर्तव्य की बात करें तो मौलिक कर्तव्य स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर लाया गया था। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है ये सही हो जाएगा। 31 नंबर की बात करें, 31 नंबर की, कोसी नदी बिहार के किस शहर में गंगा नदी से मिलती है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। इसकी कुल लंबाई 720 किलोमीटर है और इसे बिहार का शोक कहा जाता है। ये सुपौल के पुरेसिला स्थान पर ये आपको गंगा में मिल जाती है। पुरसैला स्थान पर ये गंगा में मिल जाती है, गंगा में मिलती है। लेकिन गंगा में किस ओर से? तो कहेंगे बाएं किनारे से गंगा में मिल जाती है। बाएं किनारे से गंगा में मिलने वाली और नदी होगा घाघरा, गंडक, आपको कोसी, बागमती और महानंदा। बागमती पहले ही है और महानंदा ये बाएं किनारे से मिलने वाली नदी है जो गंगा में मिलती है। तो इसका आंसर 3 नंबर निकल के आ चुका है। 32 नंबर प्रश्न की ओर चले। 32 नंबर प्रश्न, लिखित में से कौन राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है? तो राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया में संसद के किसी भी सदन के मनोनीत सदस्य, देखिए संसद के मनोनीत सदस्य तो भाग लेंगे ही नहीं, ठीक है। यानी जो 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है वो नहीं भाग लेंगे। संसद के किसी भी सदन के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली और पुदुचेरी संघ क्षेत्र के निर्वाचित सदस्य, केवल 3, 4, 1, 2। ये क्वेश्चन आपका गलत टाइप हो चुका है। ये क्वेश्चन गलत टाइप हो चुका है, इसका आंसर ही नहीं मिलेगा, ठीक है। ये पहले हम देख चुके थे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 33 नंबर, उपभोक्ताओं के जिस अधिकार के तहत वस्तुओं और सेवाओं के विनिर्माता द्वारा पैकिंग पर सूचना दर्शाई जाती है, यह है सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन
ये कब आया था? तो 5 जून कब आया था? तो ये आपको आया था 2005 में। कब आया था? तो 10 जून 2005 है। 10 जून 2005 को राइट टू इंफॉर्मेशन आरटीआई का अधिकार आया था। इसी के तहत पैकिंग पर सूचना दर्शाई जाती है। उपभोक्ता संरक्षण दिवस की बात करें तो 15 मार्च को उपभोक्ता संरक्षण दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। इसका ऑप्शन जो है 1 नंबर सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 34 नंबर, द्वार कोशिकाओं में जब जल अंदर जाता है तो वो फूल जाता है और रंध्र का छिद्र क्या होगा? तो द्वार कोशिकाओं में जब जल अंदर जाता है तो उसका वो फूल जाएगा और वो रंध्र जो होगा, रंध्र का छिद्र यानी स्टोमाटा का छिद्र क्या होगा? तो स्टोमाटा का छिद्र खुल जाएगा। स्टोमाटा का छिद्र खुल जाएगा और उसी से वाष्प उत्सर्जन की क्रिया होगी। वाष्प रंध्र का छिद्र खुल जाएगा और वाष्प उत्सर्जन की क्रिया होगी। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही हो जाएगा। चलते हैं 35 नंबर प्रश्न की ओर। 35 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है? किस केंद्रीय मंत्रालय ने ई सारस मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ई सारस मोबाइल ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये आपका क्या आंसर हो जाएगा? ये आपको लॉन्च किया गया है नागरिक उड्डयन मंत्रालय। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। और ज्योतिराज सिंधिया जो है वो अभी नागरिक उड्डयन मंत्रालय के पद पर है। इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न की ओर 36 नंबर प्रश्न, किस समूह में सही अर्थ प्रकट करने वाले शब्द युग्म है? ठीक है, किस समूह में सही अर्थ प्रकट करने वाले शब्द युग्म है? तो क्या आंसर होगा? कुल किनारा। और कुल मतलब वंश। देखिए, इस कुल का अर्थ वंश नहीं होता है। इस कुल का अर्थ होता है तालाब, ताड़े कु रहेगा, इस कुल का अर्थ हुआ वंश। और इस कुल का अर्थ क्या होगा? इस कुल का अर्थ किनारा भी होता है। ठीक है, ये उल्टा लिख दिया गया है। अनल, अनल का अर्थ होता है अग्नि। अनल का अर्थ क्या होगा? अग्नि। अग्नि। और अनिल मतलब क्या हो जाएगा? अनिल का अर्थ हो जाएगा, अनिल का अर्थ होगा हवा। ठीक है। देव, देव का अर्थ होता है एकले रहेगा तो देव का अर्थ देवता, और दोल्ले रहेगा देव का अर्थ क्या होता है? देव भाग्य। और बात करें सर का अर्थ बाण और इस सर का अर्थ तालाब, ये आपका सही है। जो बहुत कम लोग इस क्वेश्चन को सही किए हुए हैं, बहुत कम लोग इस क्वेश्चन को सही किए हैं। इसका ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 37 नंबर, रूस किस संधि द्वारा प्रथम विश्व युद्ध से अलग हुआ था? तो रूस जो है वो ब्रेस्ट लिटोवस्त की संधि के द्वारा ये 3 मार्च 1918 को ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि हुई। और इसके साथ वो रूस जो है वो प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया। प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद 10 जून 1920 को वर्साई की संधि हुई। और वर्साई की संधि के तहत जर्मनी पर बहुत बड़े बड़े जुर्माना लगाए गए। उसे 1 लाख से कम सेना रखना था, वायु सेना नहीं रखना था। उसका रूर प्रदेश छीन लिया गया। यानी जर्मनी पर वर्साई की संधि के द्वारा काली पोता गया था। लेकिन रूस अलग हो गया था। ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि 3 मार्च 1918 को हुआ था। और इस संधि के तहत रूस प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया। 37 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 37 नंबर प्रश्न कह रहा है विस्थापन का दूरी के साथ अनुपात होगा। तो विस्थापन और दूरी की बात करें, विस्थापन और दूरी, ठीक है, विस्थापन और दूरी का अनुपात। ठीक है, विस्थापन और दूरी का अनुपात क्या होगा? तो पहले आपको विस्थापन है, फिर क्या है? दूरी है। विस्थापन एवं दूरी, विस्थापन एवं दूरी। अब बताइए, विस्थापन और दूरी की बात करें तो दूरी हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है,
और ये आपको नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। तो विस्थापन और दूरी के साथ अनुपात कर रहा है। विस्थापन और दूरी, विस्थापन हमेशा दूरी से क्या होगा, छोटा होगा, हमेशा दूरी से क्या होगा, छोटा होगा। और विस्थापन बट्टे दूरी की बात करें, विस्थापन बट्टे दूरी, तो दूरी की बात करें तो ये हमेशा एक से, विस्थापन बट्टे दूरी, इसको किधर खींच लिए तो इधर ऐसे आ गया, ये हमेशा क्या होगा, या तो एक से छोटा होगा या बराबर होगा। एक से छोटा होगा या बराबर भी हो सकता है, एक से छोटा या बराबर भी हो सकता है। विस्थापन बट्टे दूरी एक से छोटा या बराबर भी हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। एक से कम तो नहीं होगा, बराबर भी होगा और छोटा भी हो सकता है। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न इकोनॉमिक्स का, राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम, नेशनल इनकम, नेशनल इनकम बराबर होता है। तो पहले तो नेशनल इनकम को जब मापते हैं तो हम लोग एनएनपी पे मापते हैं, क्योंकि एनएनपी जो होता है हमारा नेट नेशनल, नेट नेशनल इनकम, नेट नेशनल इनकम, ये इसमें हमारा नेट होता है, यानी कहने का अर्थ इसमें से डिप्रेसिएशन घटा दिए होते हैं, जीडीपी में डिप्रेसिएशन भी होता है। तो नेट नेशनल इनकम, और नेट नेशनल इनकम को फैक्टर कॉस्ट पे मापते हैं। फैक्टर कॉस्ट पर हम लोग मार्केट प्राइस में से, एनएनपी एट मार्केट प्राइस में से क्या किया जाएगा, तो टैक्स को घटा दिया जाएगा और सब्सिडी को जोड़ दिया जाता है। तो हम लोग जो नेशनल इनकम निकालेंगे वो किस पे निकालेंगे, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट हमारा आंसर हो जाएगा। एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट हमारा आंसर हो जाएगा। आगे अगला प्रश्न आपका है द स्पिरिट ऑफ द लॉ, द स्पिरिट ऑफ लॉज, यानी इसे हिंदी में कहेंगे कानून की आत्मा। कानून की आत्मा 10वां में पढ़े होंगे आप लोग, ये आपको मॉन्टेस्क्यू के द्वारा लिखा गया है। कानून की आत्मा मॉन्टेस्क्यू के द्वारा, द स्पिरिट ऑफ लॉ, कानून की आत्मा, पुस्तक के लेखक कौन है, मॉन्टेस्क्यू है। चलते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, ये आपको किबुल लामजाओ है, जो आपको कहाँ मिलेगा, मणिपुर में। और मणिपुर में किस झील के अंदर में, तो आपको ये लोकटक झील के अंदर में है। लोकटक झील के अंदर में किबुल लामजाओ नेशनल पार्क है। जिम कॉर्बेट की बात करें तो उत्तराखंड में आपको मिलेगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, उत्तराखंड में, जिसका नया नाम हो चुका है रामगंगा नेशनल पार्क। मानस की बात करें तो असम में मानस, नामेरी, जिम कॉर्बेट, आपको जिम कॉर्बेट उत्तराखंड, ठीक है ना। मानस, नामेरी, औरंग, ये डिब्रू साइखोवा, सब आपको कहाँ मिलेंगे, तो ये आपको आसाम में मिलेंगे। ठीक है, कहाँ मिलेंगे, आसाम में मिलेंगे। जिम कॉर्बेट भी तो असम में ही होगा। उत्तराखंड में कौन सा है सबसे पहला, जिम कॉर्बेट कहाँ हो जाएगा, थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, हम बताता हूँ, असम हो जाएगा जिम कॉर्बेट। अरे इसको भाई क्या हो रहा है मेरे साथ। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर किबुल लामजाओ। जिम कॉर्बेट तो उत्तराखंड होगा। आगे 42 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत का राज्य अथवा केंद्रशासित प्रदेश जो जनगणना 2011 में साक्षरता दर में तीसरा सर्वाधिक मान रखता है, यानी भारत का कौन सा राज्य और केंद्रशासित प्रदेश है जो जनगणना 2011 में साक्षरता में, तो साक्षरता में सबसे आगे है केरल। अगर इस केरल, दूसरे नंबर पे है मिजोरम, दूसरे नंबर पे कौन है, मिजोरम। तीसरे नंबर पे हम लोग देखेंगे तो गोवा को। ठीक है, ये राज्य में सबसे पहला नंबर पे आपको केरल है, मिजोरम है, गोवा है, और चौथे नंबर पे आपको मिलेगा त्रिपुरा। लेकिन वही केंद्र शासित प्रदेश को ऐड किया जाए, राज्य और केंद्र दोनों रहेगा, राज्य एवं केंद्र अगर दोनों को ले लें तो दोनों को जब ले लेंगे तो सबसे पहला केरल
और दूसरा आपको लक्षद्वीप हो जाएगा, क्योंकि लक्षद्वीप में भी 90% से ऊपर साक्षरता है। तीसरा हम लोग का हो जाएगा मिजोरम, और चौथा इसी शेड्यूल में हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा कह रहा है तीसरा, तो देखिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों ले लेना है। तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा हम लोग का हो जाएगा मिजोरम। मिजोरम जो है वो तीसरा राज्य और केंद्र लेंगे तो लक्षद्वीप मिजोरम से आगे है, और ऐसे राज्य रहता तो मिजोरम दूसरे स्थान पे हो जाता। ऑप्शन नंबर 3 जो है ये हमारा आंसर हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न आपके टीवी स्क्रीन पर लग चुका है। निम्नलिखित में से किस संगठन ने हाल ही में ऑपरेशन गुरूर चलाया है? ऑपरेशन गुरूर ये सीबीआई के द्वारा चलाया गया है, और ऑपरेशन आपसे पूछे सर्द हवा तो ये आपको बीएसएफ के द्वारा चलाया गया है। सर्द हवा बीएसएफ के द्वारा और ऑपरेशन गुरूर सीबीआई के द्वारा चलाया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्लेइंग इट माई वे ये आपको सचिन तेंदुलकर का पुस्तक है। प्लेइंग इट माई वे भारत का क्रिकेट का भगवान इसे कहा जाता है, क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। क्रिकेट का भगवान कहा जाता है सचिन तेंदुलकर को। 44 नंबर प्रश्न के बाद 45 नंबर प्रश्न में हम लोग चल चुके हैं। प्रोजेक्ट 75-1 किससे संबंधित है? तो ये आपको पनडुब्बी से संबंधित है। किससे संबंधित है? पनडुब्बी से संबंधित है। चलते हैं आगे। रुपया मुद्रा है, रुपया मुद्रा किसका है? तो रुपया मुद्रा आपको भारत का है। बांग्लादेश का क्या है? टका है। भूटान का न्यूट्रिगल है, और इंडोनेशिया का आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे क्या है। तो भारत का आपको रुपया हो जाएगा, और ये जो रुपया का चिन्ह है ये 2010 में डी उदय कुमार के द्वारा दिया गया है। डी उदय कुमार के द्वारा दिया गया है। आपको 2010 में आंसर याद रखिए 1 हो जाएगा। चलते हैं आगे। वर्ष 2011 में भारत में किस केंद्र शासित प्रदेश में लिंग अनुपात न्यूनतम रहा है? तो लिंग अनुपात न्यूनतम किस में रहा है? तो वो आपका हो जाएगा, लिंग अनुपात न्यूनतम किस में रहा है? तो ये इसका आंसर होगा दमन और द्वीप में। 48 नंबर हाल ही में पदक जीतने वाले रुद्राक्ष पाटिल का संबंध किस खेल से है? तो रुद्राक्ष पाटिल जो है वो आपका, इसका आंसर देख लेंगे क्या हो जाएगा। रुद्राक्ष पाटिल का संबंध किस खेल से है? कह रहा है रुद्राक्ष पाटिल का संबंध किस खेल से है? तो रुद्राक्ष पाटिल जो है वो निशानेबाजी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। भारत रत्न विजेता भूपेन हजारिका नानाजी देशमुख और एक और है प्रणब मुखर्जी। तीन लोगों को 2019 में भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया था। भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया था। ये किस खेल से संबंधित है? तो ये कला से संबंधित है। ये पार्श्व गायिका थे, असम के पार्श्व गायक थे ये असम के, ठीक है। और इसे भारत रत्न 2019 में 2024 में 5 लोगों को दिया गया है। 5 लोगों को कौन कौन है कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 50 नंबर प्रश्न आपके टीवी स्क्रीन पर लग चुका है। कुमार पोस्ट सियाचिन में तैनात है। सियाचिन की बात करिए, सबसे ऊंचा ग्लेशियर ये लद्दाख में स्थित है, और यहाँ पे जो सुरक्षा के लिए प्रतिदिन 5 करोड़ रुपए की राशि खर्च होती है। सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी का नाम बताइए। तो पहली महिला अधिकारी कैप्टन शिवा चौहान है। कैप्टन शिवा चौहान है, और 1984 में सियाचिन युद्ध हुआ था। 1984 में सियाचिन युद्ध हुआ था, और यहाँ चलाया गया था
ऑपरेशन ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया था, ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया था। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग का प्रश्न खत्म हुआ। हम लोग अपनी सेवा को यहीं पर विराम देंगे, यहीं पर विराम देंगे। और आज के लिए गुड नाइट, बाय बाय एंड टेक केयर। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, अगले क्लास में। आज के लिए जय हिंद सभी को।